नमस्ते, मैं आपकी हिंदी प्रवक्ता नमिता। आज का विषय है काल। तो इसमें मैं आपको काल क्या है और काल के कितने भेद हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले काल शब्द का अर्थ। काल शब्द का अर्थ है समय। समय जैसे कि बीता हुआ समय, आने वाला समय, जो आएगा वो समय, इस तरह से हर तरह से हम इसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि काल की परिभाषा। काल का परिभाषा जो है, काल का अर्थ है समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का बोध होता है उसे हम काल कह सकते हैं। अर्थात क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, उसे हम काल कह सकते हैं। यानी कि क्रिया जो भी होता है, वो क्रिया जो भी होता है उसमें हमेशा समय रहता है। इसीलिए क्रिया का जो संबंध होता है समय के साथ हमेशा होता है और समय का संबंध क्रिया के साथ होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो काल का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ समय है, और काल यानी कि क्रिया का जिस रूप में हमें समय का बोध होता है उसे हम काल कह सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिया गया है, जैसे कि उदाहरण के लिए बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है। बच्चे खेल रहे थे, मैडम पढ़ा रही थी। बच्चे खेलेंगे, मैडम पढ़ाएंगी। तो इस तरह से पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, दूसरे वाक्य में क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी है, और तीसरे वाक्य में आने वाले समय में होगी। इस वाक्य को की क्रियाओं से कार्य के होने का समय प्रकट हो रहा है। तो इन तीनों वाक्यों में हम देख सकते हैं कि एक तो वर्तमान समय में हो रहा है, एट प्रेजेंट हो रहा है, और एक तो हो चुका है और दूसरा होने वाला है। इन तीनों उदाहरणों से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर समय के बारे में पता चलता है। जो भी क्रिया यहाँ पर हो रही है उसमें समय का बोध हो रहा है, समय का पता चल रहा है। तो इसीलिए जहाँ कहीं पर भी समय का पता चले वो क्या होता है, काल कहलाता है। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि काल के भेद। काल के 3 भेद है। जिस तरह से हमने परिभाषा देखा उसी अंदाज में हम समझ सकते हैं कि काल के कितने भेद है। काल के 3 भेद है। सबसे पहले भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल यानी कि जो समय बीत चुका है, वर्तमान काल जो समय चल रहा है, और भविष्यत काल जो समय आने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे भूतकाल क्या है। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। सरल शब्द में कहेंगे तो जिससे क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल कह सकते हैं। यानी जो भी क्रिया समाप्त हो चुकी है उसे हम भूतकाल कह सकते हैं। जैसे वह खा चुका था, राम ने अपना पाठ याद किया, मैंने पुस्तक पढ़ ली थी। उपर्युक्त सभी वाक्य बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध करा रहा है। यानी बीते हुए समय यानी ऑलरेडी यहाँ पर हो चुके समय का बोध यहाँ पर करा रहा है। अतः ये भूतकाल के वाक्य है। ये सभी उदाहरण भूतकाल के हैं। और एक बात हमें ध्यान में रखना है कि भूतकाल को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में था, थे, थी आदि आते हैं। उसके बाद भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल। सबसे पहले सामान्य भूतकाल, जिसमें भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान हो, उसे सामान्य भूतकाल कहेंगे। अगर दूसरे शब्दों में कहेंगे तो क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने के बारे में पता चलता है उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। यानी कि सामान्य तरीके से हमेशा जो होती है, जैसे हवा चल रही है, बच्चे खेल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण देखिए, मोहन आया, सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा। तो इस तरह से जो नेचुरल तरीके से हुआ है उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाएं बीते हुए समय में पूरी हो गई, अतः ये सामान्य भूतकाल होगा। आसन्न भूतकाल,
क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले पूर्ण हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। यानी अभी अभी कुछ समय पहले ही वो काम, जो क्रिया हुई, कंप्लीट हुआ है, उसी को हम आसन्न भूतकाल कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के लिए, मैंने आम खाया, मैं अभी सोकर उठी, अध्यापिका पढ़ाकर आई। इन सभी वाक्यों की क्रियाएं अभी अभी पूर्ण हुई है, तो इसीलिए ये सभी वाक्य जो है आसन्न भूतकाल है। उसके बाद जो आएगा पूर्ण भूतकाल। क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है। दूसरे शब्दों में कहेंगे तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कह सकते हैं। यानी क्रिया के उस रूप को, जो भी कार्य, जो भी काम वहां पर हो रहा है, ऑलरेडी वो पहले ही, बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी है, बहुत पहले ही वो कंप्लीट हो चुकी है, उस तरीके के कार्य को बताने वाला जो काल है वो पूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए, उसने शाम को मारा था, अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे। तो ये सभी वाक्य, उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाएं अपने भूतकाल में पूर्ण हो चुकी थी, अतः ये पूर्ण भूतकाल की उदाहरण है। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ था, थी, थे, चुका, चुकी थी, चुके थे आदि लगाते हैं। तो ये जो है इसे हमें याद रखना है। इस तरह से आया तो वो क्या होगा, पूर्ण भूतकाल कहलाएगा। आगे बढ़ते हुए देखते हैं अपूर्ण भूतकाल। जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, कार्य संपन्न नहीं हुआ था, अभी चल रहा था, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, सुरेश गीत गा रहा था। तो इस उदाहरण से हमें स्पष्ट होता है कि यहाँ पर कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है, संपन्न नहीं हुआ है, हो रहा था लेकिन शायद हो चुका है, उस तरह से होता है, तो अपूर्ण भूतकाल कहते हैं इसे। रीता सो रही थी। उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाएं से कार्य के अतीत में आरंभ होकर, अतीत में आरंभ होकर अभी पूरा ना होने का पता चल रहा है, इसीलिए ये वाक्य जो है अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण है। आगे देखते हैं संदिग्ध भूतकाल। यहाँ पर भी हमें संदिग्ध, जब टाइटल देखते हैं तभी हमें पता चलता है, शीर्षक से ही हमें पता चलता है कि भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो, अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं। ये संदिग्ध हमेशा, ये एक तरह से डाउट हमारे दिमाग में होता है, संदेह हमारे दिमाग में होता है, इसीलिए वह संदिग्ध भूतकाल कहलाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए, तू गया होगा, बस छूट गई होगी, दुकानें बंद हो चुकी होगी। तो इस तरह से उपर्युक्त वाक्यों में हम देख सकते हैं कि भूतकाल में काम पूरा होने में संदेह पता चलता है इन सभी बातों से। तो इस तरीके का जो हमारे मन में जो कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, उस तरीके का डाउट होता है, तो वो क्या होगा, संदिग्ध भूतकाल कहलाएगा। उसके बाद जो आएगा हेतु मद भूतकाल। तो यहाँ पर जो इसमें जिस तरह से होता है कि यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया होने या ना होना निर्भर करता है, तो वह हेतु मद भूतकाल कहलाता है। हेतु का अर्थ है कारण। हेतु का अर्थ क्या है, कारण है। जहां भूतकाल में किसी कार्य के ना हो सकने का वर्णन कर कारण के साथ दो वाक्यों में दिया जाए, वह हेतु मद भूतकाल होता है। यहाँ जैसे कि यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, तो इस वाक्य में हम नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, अगर तुम परिश्रम करते तो पास हो जाते, तो एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर करता है, तो इसीलिए ये वाक्य क्या है, हेतु
मध्य भूतकाल है। उसके बाद हम देखेंगे वर्तमान काल। काल का दूसरा भेद वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? वर्तमान काल कहेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए पिताजी समाचार सुन रहे हैं, पुजारी पूजा कर रहा है, प्रियंका स्कूल जाती है। तो ये उपर्युक्त सभी वाक्य जो है वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है, तो इसीलिए ये क्या है? वर्तमान काल कहलाएगा। वर्तमान काल को पहचानने का कुछ चिन्ह है, ता, ती, ते, है आदि आते हैं। वर्तमान काल के भेद अब आगे देखते हैं। वर्तमान काल के भेद, इसमें 3 भेद है, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। तो इसके डेफिनेशंस को देखते हैं। सामान्य वर्तमान काल क्या है वो देखते हैं सबसे पहले। तो सामान्य वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होने का बोध होता है, सामान्य वर्तमान वो कहलाता है। दूसरे शब्दों में अगर कहेंगे तो जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप में होती है वह सामान्य वर्तमान काल कहलाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए वह पुस्तक पढ़ता है, माली पौधों को पानी देता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से सामान्यता का प्रकट हो, सामान्य रूप से वहां पर कार्य हो रहा है, वो जब हमें पता चलता है तो वो क्या कहलाएगा? सामान्य वर्तमान काल कहलाएगा। उदाहरण यहाँ पर है। उसके बाद जो आएगा अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ, वह चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अब काल में कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल यानी कि वाक्य में जो है क्रिया के जिस रूप में यह पता चलता है कि वर्तमान काल में कार्य हो रहा है लेकिन पूर्ण नहीं हुआ है, तो उस तरीके का बात को हम क्या कहेंगे? जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर मोहन विद्यालय जा रहा है। एट प्रेजेंट वो जा रहा है लेकिन वहां पर पहुंचा या नहीं पता नहीं है, तो इस तरह से ये अपूर्ण वर्तमान काल है। कुछ अन्य उदाहरण, वर्षा हो रही है, अनुराग लिख रहा है। आगे देखते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। यहाँ पर भी हमें शीर्षक से ही यानी टाइटल से ही पता चलता है कि संदेह, संदिग्ध यानी इसका अर्थ क्या है? संदेह, डाउट होना। तो जिसमें क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमान काल में संदेह ना हो। यहाँ पर भी नोटिस करना है कि कार्य हुआ होने में डाउट है लेकिन उस टाइम में हमें कोई डाउट नहीं है, वो वर्तमान में है, प्रेजेंट में ही हो रहा है, वो पता होता है, उसे हम क्या कहेंगे? संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण, माँ खाना बना रही होगी। इस वाक्य में देखिए रही होगी से खाना बनाने के कार्य को निश्चित रूप में नहीं कहा गया, उसमें संदेह की स्थिति बनी हुई है, इसीलिए ये क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल है। उदाहरण और आगे देखिए, राम पढ़ता होगा, हलवाई मिठाई बनाता होगा, आज विद्यालय खुला होगा। तो इस तरह से उसके बाद हम देखते हैं भविष्यत काल। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहेंगे तो क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होने का प्रकट हो उसे भविष्यत काल कहेंगे। यानी कि जो कार्य होने वाले है, ऑलरेडी हो चुका नहीं है, हुआ नहीं है और होने वाला है, उसे जब प्रकट होता है उसे हम भविष्यत काल कहेंगे, जो होने वाला है। जैसे कि उदाहरण के लिए वह कल घर जाएगा, हम सर्कस देखने जाएंगे। तो इन सभी उदाहरणों से हमें पता चलता है कि ये कार्य हुआ नहीं है, होने वाला है, तो इसीलिए वो भविष्यत काल कहलाएगा। इससे याद कैसे ढूंढेंगे हम, कैसे इसे पता लगाने का एक पहचानने का तरीका जो है, यहाँ पर अंत में आपको गा, गी, गे आदि देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के 3 भेद है, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु हेतुमत भविष्य काल। तो आगे बढ़ते हैं। सामान्य भविष्यत काल
क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है। सामान्य तरीके से जो भविष्य में होने वाली जो बात होती है, जो कार्य होता है, उसे हम सामान्य भविष्यकाल कह सकते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी, सामान्य तरीके से भविष्य में होगा, उसे सामान्य भविष्यकाल कहेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे आगे, वह घर जाएगा, दीपक अखबार बेचेगा। तो इन सभी वाक्यों में भविष्य में सामान्य रूप से काम के होने की सूचना दे रही है, इसीलिए ये क्या है, सामान्य भविष्यकाल है। तो आगे देखते हैं कि संभाव्य भविष्यकाल। यहाँ पर भी हमें शीर्षक से ही पता चलता है कि क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना हो का पता चलता है। संभावना यानी आगे होने की संभावना हो सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, संभाव्य भविष्यकाल कह सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए शायद चोर पकड़ा जाए। शायद तो संभावना है, कंफर्म नहीं कह सकते, मे बी हो सकता है या नहीं भी, तो मे बी शायद चोर पकड़ा जाए। परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो, शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो सकता है कि मैं कल वहां जाऊं, हो सकता है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है। तो इस तरह से संभावना है वहां पर, संभाव्य, जहां, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, जहां कहीं पर भी संभावना के बारे में पता होता है उसे हम संभाव्य भविष्यकाल कह सकते हैं। और तीसरा जो है हेतु मत भविष्यकाल, इसमें क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप में एक कार्य का पूरा होना दूसरे आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो, उसे हेतु मत भविष्यकाल कहते हैं। जैसे कि वह आए तो मैं जाऊं, वो आएंगे तो मैं जाऊंगी या जाऊंगा, तो वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो मैं खाऊं, जो कमाए सो खाए, वह पढ़ेगा तो सफल होगा। तो इस तरह से एक क्रिया के रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरे कार्य पर निर्भर है। यहाँ पर दूसरे कार्य पर निर्भर होता है, तो इसी को क्या कहते हैं, हेतु मत भविष्यकाल कहते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सभी बातों को देखा। काल क्या है, काल का शाब्दिक अर्थ क्या है, काल किसे कहते हैं, काल के कितने प्रकार है, इन सभी को देखा। तो इतना कहकर मैं अपनी बात यहाँ पर समाप्त करना चाहूंगी। धन्यवाद।